हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, आप बताओ क्वेश्चन किसके पास थे। एक्चुअली पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे हाँ। जैसे मैंने उसको पुट्टी पे किया था, ठीक है। हम्म। जब भी मैंने पुट्टी पे किया, तो हम्म। वहां पे ना, जैसे वहां पे मेरे को प्राइवेट की शो हो रही थी, ठीक है। जैसे AC2-यूजर, मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस, सॉरी प्राइवेट आईपी हम्म। एड्रेस हो रहा था। तो वो हम्म। प्राइवेट क्यों हो रहा है वहां पे शो, मतलब कि जैसे मैं जनरली करता हूँ अपनी कंपनी का जो सर्वर है, वहां पे सिर्फ सर्वर का नाम मेंशन होता है, वहां पे कुछ ऐसा चाहिए नहीं मेंशन होता। हम्म। तो ये मतलब कि, और लॉगिन हमने पब्लिक की से किया था, मतलब पब्लिक की एड्रेस से लॉगिन लॉगिन हमने पब्लिक की एड्रेस से किया, और वहां पे शो हो रहा है प्राइवेट। मैं समझा नहीं कि पब्लिक की से कैसे लॉगिन कर लिया। मतलब देखो, होता क्या है ना कि जैसे यहाँ पर मेरे पास दो की पेयर है। ठीक है। हम्म। मैंने जब भी यहाँ पे क्रिएट की पेयर किया ना, और यहाँ पर मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ डेमो, अब मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया। ठीक है। तो जो पब्लिक की होती है ना, वो पब्लिक की एडब्ल्यूएस अपने पास रखता है। और हम्म। जो आपको डाउनलोड करने के लिए मिला है, जो यहाँ पर मुझे की मिली है ना, ये की प्राइवेट की है, ओके। पहली चीज। ठीक है। ठीक ठीक है। पब्लिक की किसके पास हुआ, एडब्ल्यूएस के पास, प्राइवेट की आपके पास, है ना। ठीक अब ठीक है। अब चूंकि ये दो कीज का पेयर है, पब्लिक और प्राइवेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द की पेयर, है ना, इसलिए इसको की पेयर बोलते हैं। पहली ठीक चीज। दूसरी ठीक है। चीज ये है कि ये डॉट पीईएम और डॉट पीपीके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डॉट हम्म। पीईएम जो फाइल का एक्सटेंशन होगा, डॉट पीईएम इज ओनली यूज्ड इफ यू आर अ लिनक्स यूजर और अ मैक ओएस यूजर, है ना। अगर ओके। आपके पास लिनक्स में कोई भी फ्लेवर हो, इट इज नॉट समथिंग कि आपके पास आरएचएल ही हो, आपके पास कोई सा भी लिनक्स का फ्लेवर हो, आप अगर वहां से लॉग इन करोगे। ठीक है। जैसे अभी मेरे मेरा जो बैकग्राउंड में जो मशीन है वो विंडोज है। ठीक है। ठीक है। अब मैं विंडोज मशीन से अगर EC2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे ये एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा, डॉट पीपीके होना पड़ेगा मुझे, तभी मैं ओके। एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास डॉट पीईएम है, तो मुझे फिर पुट्टी नहीं, कुछ और टूल यूज करना चाहिए, अगर मुझे एक्सटेंशन चेंज नहीं करना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक टूल है, गिट बैश। ओके। इसलिए मैंने बोला था ना आप लोगों को कि गिट बैश डाउनलोड करना, है ना। हम्म। तो गिट बैश मेरे पास एक टूल है, इस टूल के थ्रू मैं क्या करता हूँ, मैं अपने किसी भी सर्वर्स को एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग दिस कमांड। तो इसका ओके। एक्सेस करना के एक कमांड का सिंटैक्स ही है, हम्म। SSH-I। हाइफन आई मीन्स माइनस आई इज फॉर द आइडेंटिटी, है ना। किस आइडेंटिटी के साथ में आप उस मशीन को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको आइडेंटिटी में कीज पास करने पड़ते हैं। ठीक है। ठीक। तो ये उसका की हो गया, इसलिए आपको कोई पासवर्ड वासवर्ड नहीं चाहिए होता है, इसलिए क्योंकि आप की पास कर रहे हो। फिर आपको बताना होता है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम Amazon AMI यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो यूजर होगा वो EC2 माइनस यूजर होगा। अगर कोई हम्म। अदर हम OS यूज करेंगे, तो उसके लिए अलग यूजर होगा। उसकी एक हम्म। लिस्ट है, मैं निकाल के दे देता हूँ। EC2 यूजर लिस्ट। अ, अ, यस यस। रोशन, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने लॉग इन कर लिया, ठीक है। हाँ। यहाँ पे क्या दिया, EC2-यूजर हम्म। @पब्लिक, जो आईपी एड्रेस वो दिया, ठीक है। हम्म। जब हमने लॉग इन कर लिया ना, तो नीचे कंसोल पे आ, वो शो होता है अपना प्राइवेट, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस। हाँ 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 तो हाँ। वो वहां पे शो क्यों होता है, मतलब वो तो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए ना, मेरे ख्याल से। नहीं नहीं। हाँ, गलत ख्याल है आपका, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली मशीन जो है ना वो। रोशन भाई, हाँ 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 अली विसई। हाँ हाँ। मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि जब हम लोगों ने प्राइवेट पी डॉट पीपी के प्राइवेट की बनाया था, हाँ अपना यूजिंग पीईएम फाइल। हाँ ठीक है, पुटी हाँ के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले तो जनरेट करते हैं पीपी के, हाँ फिर हम पुटी के थ्रू पुटी में जाके एसएसएच में ऑथराइजेशन में हम जो प्राइवेट की जो हमने डॉट पीपी के अपने डेस्कटॉप में जो सेव किया है, हम्म उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ब्राउज कर लेते हैं, और उसको सेव करके फिर हम एक नया सेशन लॉगिन करते हैं, और उसमें फिर हम डालते हैं जैसे EC2-यूजर अपना पब्लिक आईपी, और फिर हम कनेक्ट करते हैं, राइट। जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमें कनेक्ट कर देता है, क्यों, आई क्योंकि नो। हमने हाँ पीपी हाँ। के उसमें ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया। नाउ हम्म। हिज क्वेश्चन कि जो
पब्लिक आईपी पे हम कनेक्ट करते हैं पुटी के थ्रू, बट जब हमें कंसोल जो दिखता है वो प्राइवेट की दिखता है। प्राइवेट तो आईपी मतलब दिखती मेरा है ये कि नहीं, प्राइवेट प्राइवेट आईपी। आईपी, हाँ राइट, हाँ। प्राइवेट आईपी मेरे ख्याल से ये इसलिए दिखता है क्योंकि दैट इज ड्यू टू द पीपीके जो हमने इंपोर्ट किया है, इट इज फेचिंग नो प्राइवेट नो आईपी एड्रेस नो फ्रॉम एडब्ल्यूएस। नो 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 नो, देखो इसमें ना कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग चीजों को हम ना यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। कीज इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। अभी मैं ना थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। अगर मान लो मेरे घर में सोफा है, फ्रिज है, टीवी है ना, ये तीनों क्या हो गए, सर्विस हो गई, ठीक है। अब मेरे घर के बाहर में एक लॉक है, उस लॉक का एक की है ना। तो अगर कोई वो सोफा को यूज करना चाहेगा या टीवी को यूज करना चाहेगा तो उसको उस पहले क्या करना पड़ेगा, की पैर लेके आना पड़ेगा और की पैर से इंटर होना पड़ेगा, है ना। तो हम जो कर रहे हैं, हम सिर्फ की पैर लेके आ रहे हैं और इंटर हो रहे हैं, बस की पैर का काम वहीं पर है, खत्म हो गया, अब आगे उसका काम कहीं नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो था आपका कि मैं जब पब्लिक की से लॉगिन करता हूँ तो मेरा प्राइवेट की क्यों दिखता है। तो आपको बेसिकली एडब्ल्यूएस जो अपना नेटवर्क जो भी उसने दिया है, हम क्या यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप कोई सा भी नेटवर्क एडब्ल्यूएस का यूज करोगे, चाहे वीपीसी हो आपका ऑन हो या डिफॉल्ट हो, आपको हमेशा मशीन के ऊपर में जो दिखेगा वो प्राइवेट की ही दिखेगा। क्यों दिखेगा, सॉरी, प्राइवेट आईपी दिखेगा। ऐसा इसलिए दिखेगा क्योंकि अगर आप अपने मशीन को रीबूट करोगे, मान लो अभी मैं एक मशीन लॉन्च करता हूँ, लेट मी शो यू। अगर आप अपनी मशीन को रीबूट करोगे तो जो पब्लिक आईपी होती है ना मशीन की, वो चेंज हो जाती है एवरी टाइम, समझे। ये देखिए, ओके, ठीक है, ठीक हर बार वो पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी। तो स्टेबल कौन सी आईपी रहेगी, स्टेबल रहेगी प्राइवेट आईपी, है। ठीक ओके, है। तो इसीलिए आपको वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ अंदर में प्राइवेट आईपी ही दिखेगा। अगर मैंने उसको मेंशन नहीं किया था कल की क्लास में तो आई एम रियली सॉरी, बट ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। पब्लिक आईपी इज ऑलवेज गोइंग टू बी चेंज, है ना। हर बार एक ही मशीन का, अगर ये मशीन अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, इसको मैं स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करूंगा तो ये आईपी चेंज हो जाएगी, सिर्फ ये आईपी परमानेंट रहेगी मेरे पास। अब ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि यार अगर मेरी ये पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी, है ना, और मैं जेनकिंस चला रहा हूँ, जेनकिंस एक सर्विस है, मैं जेनकिंस चला रहा हूँ, है ना, या फिर छोड़ो जेनकिन, मैं एक अपाची वेब सर्वर चला रहा हूँ, और मुझे तो उसकी आईपी हमेशा परमानेंट चाहिए क्योंकि मैं उसकी आईपी को तो आगे कई जगह एप्लीकेशंस के अंदर में भी यूज करूंगा, तो वो कैसे होगा। तो उसका एक तरीका होता है इलास्टिक आईपी, ठीक है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक आईपी मतलब, चलो अभी कर ही लेते हैं जब तक कि मशीन प्रोविजन हो रहा है। इलास्टिक आईपी जो होती है वो होता है स्टैटिक पब्लिक आईपी। वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप EC2 डैशबोर्ड में जाओगे, अगर आपको ये आईपी ना परमानेंट रखनी है, ठीक है, हमेशा यही होना चाहिए, जब भी ये लॉन्च हो तो यही होना चाहिए, इसके बाद ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यही तो नहीं मिलेगी, मैं, मेरा कंसर्न है कि अगर आपको पब्लिक आईपी को स्टैटिक बनाना है ना, स्टैटिक का मतलब वो चेंज नहीं होगी। अभी क्या है, ये डायनेमिक है, हर बार रीबूट में ये चेंज हो जाती है। अभी आपने भी जितने इन्वायरमेंट्स बनाए होंगे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तो आप लोगों ने मशीन बनाए, मतलब चीज़ें लैब करी और उसके बाद बंद कर दिया तो आईपी चेंज हो जाएंगी। आप रीबूट करके फिर से ऑन करोगे, मशीन का आईपी चेंज हो गया रहेगा, ठीक है। लेट मी एक्सेस द मशीन फ्रॉम हियर, आई विल शो यू। रोहित का कंसर्न ये था कि ये क्यों आ जाता है ना। तो यस। ये प्राइवेट आईपी है और ये फिक्स है, इसी वजह से यही दिखेगी आपको हमेशा, एवरी टाइम, है ना। इसको की से प्लीज रिलेट मत करना क्योंकि कीज यहाँ पर कहीं भी नहीं है। मैं इस यूजर के होम डायरेक्टरी में बैठा हूँ, है ना, और होम डायरेक्टरी में मुझे होम EC2 यूजर दिख रहा है, लेकिन मुझे जब मैं ls करूंगा तो खाली है, कुछ भी नहीं दिख रहा। जब मैं ALHRT करूंगा तो भी मुझे कुछ नहीं दिखेगा, है ना। यहाँ पे कहीं भी वो कीज नहीं है जो कीज हमने वहाँ पर यूज की थी, इसलिए उस कीज का काम वहीं पे खत्म हो गया, उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी चीज हम देखते हैं। अभी ये मशीन इनिशियलाइज ही हो रहा है, बट लेट मी रीबूट दिस मशीन, sudo su, ठीक है। अभी सारे को यहाँ पे देख लेना, ये 99.14 है ना। अभी आईपी चेंज हो जाएगी, रीबूट,
आई गेस मुझे स्टॉप स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसको पढ़ेगा नहीं। स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप। देखो, पब्लिक आईपी गायब हो गई, लेकिन प्राइवेट आईपी वही रह गई, है ना। इंस्टेंस की देख पा रहे हो ना आप सारे कोई। अब अगर मैं मशीन लॉन्च करूंगा, दोबारा से स्टार्ट करूंगा, तो उसकी पब्लिक आईपी अब नई पब्लिक आईपी आ जाएगी, बट प्राइवेट आईपी चेंज नहीं हुई। ठीक है। अब कंसर्न ये आता है कि यार अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं एप्लीकेशंस कैसे चलाऊंगा। मेरी एप्लीकेशन को तो पब्लिक आईपी चाहिए, क्योंकि मैं पब्लिक आईपी में अगर मैंने अपाची कुछ इंस्टॉल किया है, और वही अपाची मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको सुबह 8 से 5 चलाऊं, सुबह के 8 बजे से चले, शाम को 5 बजे बंद हो जाए हर रोज, और फिर मैं जब सुबह आऊँ तो मुझे हर जगह चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको आईपी अगर दिया है तो ये आईपी तो मैं बहुत जगह शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं डाटाबेस में यूज़ कर रहा हूँ या कहीं भी और यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे ये आईपी परमानेंट चाहिए। अगर मुझे ये पब्लिक आईपी परमानेंट चाहिए, है ना, तो पब्लिक आईपी को परमानेंट करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसका नाम है इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी एक आपको स्टैटिक पब्लिक आईपी देता है। क्या देता है? स्टैटिक पब्लिक आईपी। ये आईपी कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आप मशीन को रिबूट करते हो, मशीन को टर्मिनेट कर देते हो, कुछ भी करते हो, ये आईपी चेंज नहीं होगी। हाँ, ये आईपी इस मशीन से उठा के दूसरे मशीन में लगा सकते हो। अगर मान लो आपके पास दो मशीन है, और दो मशीन में एक मशीन दोनों मशीन में एक एक इलास्टिक आईपी लगी हुई है। ठीक है। यहाँ पर एक इलास्टिक एपी लगी हुई है, यहाँ पर एक इलास्टिक एपी लगी हुई है। इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आई, आपने इसको डिलीट कर दिया, आपने एक नई मशीन लॉन्च कर दी यहाँ पे, तो आप इस इलास्टिक आईपी को उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपकी आईपी हमेशा सेम रहेगी, सर्वर भले चेंज हो गया रहेगा, पहली चीज। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक पब्लिक आईपी। अब इसके चार्जेस के बारे में जानते हैं। अगर इलास्टिक आईपी आप यूज कर रहे हो, अगर आपने प्रोविजन किया, जैसे मैं यहाँ से इलास्टिक आईपी प्रोविजन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये इलास्टिक आईपी प्रोविजन कर ली। अब मुझे इसको अटैच करना पड़ेगा किसी भी रनिंग इंस्टेंस के साथ में। रनिंग मतलब जैसे कि हमारे पास एक इंस्टेंस है, ये रनिंग हाँ, स्टेट में है, तो इस इंस्टेंस के। क्वेश्चन ये कहाँ से गए थे, एक बार बताओगे कहाँ से गए हाँ थे हाँ इससे, हाँ, इलास्टिक आईपी पे। ये EC2 हाँ, डैशबोर्ड में बताओ। जाना है। जब आप लॉग इन करोगे तो आप सबसे पहले बाय डिफॉल्ट EC2 डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पे क्लिक करोगे ना EC2 डैशबोर्ड में, तो आपको ये इलास्टिक आईपी यहाँ पर दिखेगी। ठीक है। इस पे क्लिक करके ओके, आपको ठीक इलास्टिक है। आईपी प्रोविजन करना है। एलोकेट न्यू एड्रेस, यहाँ जाना है और यहाँ से एलोकेट कर लेना है। ठीक है। आप एक अकाउंट में टोटल 5 इलास्टिक आईपी प्रोविजन कर सकते हो, ये आपकी लिमिटेशंस हैं। 5 से ज़्यादा इलास्टिक एक आईपी अकाउंट। एक AWS के अकाउंट में, अगर आपके पास एक अकाउंट है AWS का, तो आपके पास लिमिटेशंस हैं सिर्फ 5 इलास्टिक आईपी की। ये याद रखना। चाहे वो आप कॉमर्शियल अकाउंट हो, चाहे ट्रायल अकाउंट हो, चाहे कोई सा भी अकाउंट हो, एक अकाउंट में सिर्फ 5 ही इलास्टिक आईपी आपको AWS देता है ना। अगर आपको उससे ज़्यादा इलास्टिक आईपी चाहिए अपने अकाउंट में, आपके पास 10 अलग सर्विसेज हैं जो कि 10 अलग अलग इलास्टिक आईपी यूज़ करेगी, तो आपको सपोर्ट में जाके टिकट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से सपोर्ट सेंटर में जाओ, सपोर्ट सेंटर में जाके आपको बोलना पड़ेगा, अपना यूज़ केस बताना पड़ेगा AWS को कि मेरी इलास्टिक आईपी की यहाँ से जाके क्रिएट करो केस, और उनको बताओ कि मेरा ये यूज़ केस है। यहाँ है ना सर्विस लिमिट इंक्रीज, इसमें जाओ और यहाँ पर लिखो कि क्या सर्विस आप इंक्रीज कराना चाहते हो, किस सर्विस की लिमिट आप इंक्रीज कराना चाहते हो। ठीक है। यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर लो, जो भी आपको चूज़ करना है। उसके बाद वहाँ से इंक्रीज करा लो सर्विस की रिक्वेस्ट। अब एक और इसमें हैक है। अगर आप इलास्टिक आईपी प्रोविजन कर लेते हो, वेरी गुड, ये तो बहुत आसान है, मैंने कर लिया। लेकिन अगर आपने उसको किसी रनिंग इंस्टेंस में अटैच नहीं किया, तो इलास्टिक आईपी के आपको चार्ज देने पड़ेंगे, है ना, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज होता है इलास्टिक आईपी का।
14-15 रुपए पर घंटे के हिसाब से आपसे वो पैसे लेगा अमेजोन। अगर आप इलास्टिक आईपी को अटैच कर रहे हो किसी रनिंग इंस्टेंस के साथ में, ठीक है, अब ये एक रनिंग इंस्टेंस के साथ में अटैच हो गया, तब ये इलास्टिक आईपी फ्री है, तब मुझे इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। समझे? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। चलो मैं इसको एक और थोड़ा एक सिंपल वन लाइनर में बताता हूँ। इलास्टिक आईपी इज फ्री if it is attached with any running instance. Elastic IP is a chargeable if it is attached with stop instance or it is not attached with any of the running instance. ठीक है, तो ये इलास्टिक आईपी का हैक है। इलास्टिक आईपी आपको फ्री तभी मिलेगा अगर आप किसी रनिंग इंस्टेंस में इसको लगाते हो। अगर इसको ले करके बस अपने अकाउंट में कि आपको 5 मिले हैं तो आप 5 प्रोविजन करके छोड़ दोगे, तो ये आपको पर आवर के हिसाब से चार्ज करेगा, जो कि 14 रुपीज़ हमारी करेंसी में चार्ज होगा, 14 रुपीज़। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखना, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, और ये AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन भी है ये, ओके। कि किस केस में इलास्टिक आईपी फ्री है और किस केस में नहीं है। इन अब इन देखो, केस अगर हाँ इंस्टेंस हाँ, स्टॉप करते हैं तो हमें किल करना पड़ेगा वो इलास्टिक आईपी देखो वाला, अगर मैं ये डिस्ट्रॉय करना मशीन को, पड़ेगा। हाँ ये मशीन को ना मैं क्या करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है। मशीन मेरी स्टॉप स्टेट में जाने जा रही है, इस मशीन को स्टॉप स्टेट में जाने दो। चलो ये मेरी मशीन स्टॉप स्टेट में चली गई है ना। अब मेरी मशीन स्टॉप स्टेट में चली गई, दैट मीन्स कि मैं एडब्ल्यूएस का रिसोर्स इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है, इस स्टॉप मशीन में इलास्टिक आईपी लगा दी है। अब इलास्टिक आईपी को लगा देने से क्या हुआ कि मेरी पब्लिक आईपी चेंज नहीं हुई। अब ये मशीन जब दोबारा से ऑन होगी तो ये इसी पब्लिक आईपी और ये प्राइवेट आईपी के साथ में ये ऑन हो जाएगी, है ना। लेकिन चूंकि ये स्टॉप में लगा हुआ है ये इलास्टिक आईपी, तो आई नीड टू पे सम बक्स टू यूज दिस आईपी। अब ये लगा हुआ है तो इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैंने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, मैं गया इलास्टिक आईपी में, अब वो तो वहाँ पे यूज हो नहीं रहा, तो मैंने इसको पहले डी एसोसिएट किया। अब वो डी एसोसिएट हो गया, फिर मैंने इसको रिलीज कर दिया, तब मुझे पैसे नहीं लगेंगे। अब मेरे अकाउंट में एक भी इलास्टिक आईपी नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हैक नहीं है ये, एक सिंपल सा थ्योरी है। इलास्टिक आईपी अगर किसी भी रनिंग में लगेगा तो फ्री है, और स्टॉप इंस्टेंस में लगेगा तो उसके पैसे लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस किसी के पास? इसकी इसकी प्राइसिंग कहाँ पे देखने का बताया था आपने? क्या इलास्टिक आईपी? हेलो। हाँ, इलास्टिक आईपी की प्राइसिंग। प्राइसिंग तो आपको गूगल करना पड़ेगा। बेसिकली अच्छा, उनके ठीक है उनके ठीक उनके है, वो देख डॉक लेंगे। में, हाँ उनके डॉक में होता है ये EIP ओके, AWS प्राइसिंग करोगे ना, तो ये, या फिर ऐसे करके ठीक कॉस्ट है ठीक करोगे, है तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ओके। रोशन सर, वन मोर क्वेश्चन। यस यस। एक्चुअली जो वो पीपी के फाइल हमने बनाई थी, ठीक है, हम्म। उसके बाद हमने उसको पुट्टी में जाके ऑथराइजेशन सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। हाँ। मैं एक बार लॉगिन किया सर्वर पे, ठीक हम्म है, तो उसके बाद मैंने उसको एग्जिट कर दिया। हम्म तो हर टाइम मैं उस पीपी के फाइल को वहां पे डाल रहा हूँ उसके हम्म अंदर, हम्म। SSH मतलब ऑथराइजेशन के हाँ अंदर, हाँ मतलब हाँ पीपी के हाँ, फाइल और डाल। हाँ तो हाँ इसको हम परमानेंट सेव नहीं कर सकते क्या वहां हाँ, पे उस बिल्कुल लोकेशन? बिल्कुल कर सकते वो हैं। कैसे कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? मतलब मैंने बेसिकली ट्राई। बेसिकली आपने एक चीज मिस कर दी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे डालते हो ना, EC2-user@IP, ठीक है, मैंने डाल दिया, है ना, और पोर्ट डाल दिया ये, तो आप ना जो भी आप डाल रहे हो, या फिर और यहाँ पर आपने कीज डाल दी। ठीक है, सेव करना अ, पड़ेगा उसको। हाँ मेरी की ये है,
ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से वहां जाना पड़ेगा सेशन में, और इस सेशन का नाम देना पड़ेगा, जैसे डेमो मैंने ओके नाम दे दिया, अब इसको सेव कर दिया। अब मेरे डेमो जो सेशन है इसमें ये आईपी विथ यूजर नेम और वो कीज सेव हो गई। ओके मैं जब भी डेमो सेशन पे लॉगिन करूंगा ना, तो वो कीज ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा, मुझे ओके जरूरत नहीं पड़ेगी ओके ओके। उसको कुछ करने की। और उस डॉक्यूमेंट में कुछ परमिशन थी 2775066 4, मतलब रीड एंड राइट परमिशन देने के लिए थी ये। फोर फोर जैसे डबल हम जीरो 400 परमिशन होनी चाहिए जो कीज हम यूज करते हैं। अगर हम्म, हमारी 400 परमिशन नहीं होगी तो हमें वो एक्सेस करने नहीं देगा एडब्ल्यूएस। ओके ओके हाँ, और एक चीज़ है कि यूज़र जो है वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके। ठीक है, तो हम आज का सेशन अभी स्टार्ट करके आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा रोशन रोशन भाई, यस, एक लास्ट क्वेश्चन इसी यस, यस। इसी से रिलेटेड, जैसे हाँ, कि हाँ। जो पब्लिक आईपी जो है, जैसे कि सपोज हमने पीपी के तो हमने सेव कर लिया है, हाँ। ठीक है, पुट्टी में, बट हमें EC2-user@, हमें जो सपोज मेरा इंस्टेंस रिबूट हुआ है तो हाँ। उसकी नई पब्लिक आईपी हाँ। अब जनरेट हुई है, तो आईपी एड्रेस तो हमें वही आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी, राइट? ऐसा डेफिनेटली, तो नहीं कि डेफिनेटली। डेमो जो सेशन हमने सेव, नहीं, 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 नहीं। बट जैसे डेमो डेमो में तो हमारा पुराना वाला पब्लिक आईपी सेव होगा। हाँ, तो उसको एडिट कर लो ना। अच्छा, बट ये है कि उसमें पीपी के बस सेव रहेगा, दैट्स इट ना? हाँ, जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे लिखा। रोशन अरविंद यार, यस, यस। जो जब हम पुटिंग सेव करते हैं तो हम पब्लिक आईपी थोड़ी चेंज, प्राइवेट आईपी ईच टाइम चेंज हो जाता है, पब्लिक आईपी भी चेंज होता है क्या? पब्लिक आईपी ही चेंज होता है, प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होता है। तो हम जो एक्सेस करते हैं वो तो पब्लिक से करते हैं ना, हाँ, हाँ। तो ईच टाइम वो चेंज हो जाएगा, क्या? तो ईच टाइम हर हर टाइम वो चेंज हो जाएगा। हाँ, पब्लिक आईपी हर एक रिबूट के बाद चेंज हो जाएगी। और अगर पब्लिक आईपी आपको फिक्स करना है कि वो चेंज ना हो, तो आपको इलास्टिक आईपी अटैच करना पड़ेगा अपने मशीन के साथ में। और इलास्टिक आईपी चार्जेबल होगा अगर वो अटैच है किसी स्टॉप इंस्टेंस के साथ में। अब जैसे मैंने यहाँ पे डेमो लिख दिया, ठीक है, मैंने सेव किया। अब अगली बार जब मैं लॉगिन करने आऊँगा तो डेमो की आईपी चेंज हो गई रहेगी, तो मुझे यहाँ पे जाके उसको चेंज कर लेना चाहिए आईपी, फिर मुझे सेव Hello. करके फिर ट्रिगर Hi, करना चाहिए। hi Roshan. हाय। Can you ask Mohammed Ali to अली भाई आप थोड़ा म्यूट कर लो प्लीज। हाँ, अभी क्या पूछा था इनको? हेलो, हेलो, समवन आस्किंग मी राइट? yeah, Ankur this side. हे हाय Yeah, अंकुर। I just ask Ali to mute the mic. I just ओके, ask. ओके, Okay. ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक्स। ऑलराइट, सो लेट्स start discussing the other part of this EC2, which is the load balancer. How many of us are aware about the load balancer? लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, लोड बैलेंसर क्यों लगाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है लोड बैलेंसर की? बेसिक कंसेप्ट पता है, हाँ, मतलब हाँ, क्या होता बेसिक्स है, ही क्या चाहिए, पर्पस है। मतलब अपने को ना बस वो पता है। उतना पता होना चाहिए कि हमारा पास अगर हम लोड बैलेंसर पे बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम बात किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो जिसको भी जो भी पता है प्लीज़ शेयर योर थॉट, और एक एक करके सारे को ही अभी हम करेंगे शेयर, है ना, ताकि अब मुझे पता चल जाए कि किसको कितना पता है। हाँ, रोशन भाई, अली दिस साइड। हाँ, एक्चुअली मेरा ना एक अकाउंट था, आई मीन बैंकिंग अकाउंट, तो उसमें क्या था कि 2 डेटा सेंटर्स थे, हाँ। जिसमें कि जब भी वो बैंक की वेबसाइट पे जब यूजर्स हिट करते थे, तो उसमें एक नॉर्थ और एक साउथ, मतलब 2 सिटी के 2 एंड पे वो डेटा सेंटर अवेलेबल थे, हम्म, और उनके साथ ही बहुत सारे जैसे HTTP सर्वर, वेब एप्लीकेशन सर्वर, देवर एसोसिएटेड। तो उसमें क्या था कि वो वही राउंड रोबिन पे काम करता था। सपोज हम्म, देयर आर 1 लाख कस्टमर्स इन अ डे टाइम, तो वो हम्म, क्या करता था कि 50,000 एक तरफ और 50,000 एक तरफ, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था लोड को। ठीक और है। फिर जब भी हमें कभी डिप्लॉयमेंट वगैरह करनी होती थी तो एक एक नोड को
पहली बात तो आप लोग ऐसे टाइम पे करते थे जब लोड बहुत कम हो, लाइक 12 बजे, रात के 12 बजे हाँ, के जब बाद, यूजर्स है ना, ना उस हो कंटिन्यूस उसके ऊपर। टाइम पे। और उसमें फिर हम क्या करते थे, एक नोड को डाउन करके दूसरे नोड पे पहले हम सारे पहले पुराना वर्जन रिमूव करना, फिर नया क्रिएट करना, और फिर सारी टेस्टिंग वगैरह करके एवरीथिंग इज फाइन एट दैट टाइम, देन हम क्या करते थे, उस नोड को अप कर देते थे और वो ओपन फॉर यूजर्स, एंड देन हम नेक्स्ट डे फिर दूसरे नोड पे सर्विसेज स्टॉप करके, जैसे HTTP सर्वर्स, वेब एप्लीकेशन सर्वर, सारा कुछ उस पे डाउन करके फिर हम वो डिप्लॉयमेंट उस सर्वर पे करते थे, सो दैट कि यूजर इम्पैक्ट ना हो, सम यूजर कैन and website will accessible for 24/7 for everybody, I mean whenever anybody wants to log in। तो इस तरह से था वो, मतलब मेरे को इतना पता है लोड बैलेंसर। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और किसी के पास कोई थॉट रिगार्डिंग? जैसे ये होता है ना कि मल्टीपल, एक एप्लीकेशन को आपने 3 एप्लीकेशन सर्वर्स पे होस्ट कर दिया और लोड बैलेंसर एक जगह आपने सेट कर दिया। व्हाट ही इज डूइंग इज लाइक एनी रिक्वेस्ट इज कमिंग, इट इज पुटिंग द रिक्वेस्ट ऑन द एप्रोप्रिएट सर्वर। वो अपने आप चेक करेगा कि लोड कहाँ पे कम है और वो उसी पे रिक्वेस्ट भेजेगा, जिससे क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग होगी और जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ी रहेगी। तो लोड बैलेंसर का यही काम है कि अपने आप ऑटो चेक करो किस सर्वर पे लोड कम है एंड सेंड द रिक्वेस्ट टू दैट सर्वर सो दैट यूजर्स गेट द रिस्पांस एज सून एज पॉसिबल। कोई ठीक इशू है, ना हो। वेरी गुड। तो अभी मुझे बहुत जल्दी क्विक से अगले 1 मिनट के अंदर में मैं 3 लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। अमित, अंकुर, अरविंद और रोहित, आप लोग जल्दी जल्दी अपने थॉट्स बता दो। हाँ, पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बता दो कि क्या होता है लोड बैलेंसर। हाँ, आपको क्या रोशन लगता भाई, है? लोड बैलेंसर एक्चुअली क्लाइंट एंड पे आप मल्टीपल, आपके बैक एंड पे मल्टीपल इंस्टेंस चल रहे हैं, बट क्लाइंट एंड पे आप नहीं देना चाह रहे सारे, हम्म तो उसके लिए आप क्लाइंट एंड पे लोड बैलेंसर का इंटरफेस देते हैं बस, और बैक एंड में आपके जितने भी इंटरफेस चल रहे हैं वो सब लोड बैलेंसर मैनेज करता है, और काफी स्मार्टली करता है। कई बार राउंड रॉबिन भी कर सकता है, या शायद आईपी हैश और ठीक है, प्रोटोकॉल बेस्ड भी करता है, और ये भी चेक करता है कोई कोई नोड डाउन तो नहीं है पीछे। अगर वो डाउन होता रिपेयर है तो करता उसको है। फिर उसको रिक्वेस्ट ठीक है, सेंड करना वेरी बंद गुड। करता अंकुर? है। हाँ, रिपेयर भी करता है, मतलब उसको ट्रैफिक हाँ, उसको सेंड करना बंद ठीक कर है, देता है। अंकुर? हाँ, बेसिकली लोड बैलेंसर वही होता है, लोड बैलेंस करने के लिए और आपका वो एज पर रोड रॉबिन भी कर सकता है और रिक्वेस्ट के हिसाब से भी कर सकता है। आपका कौन से क्लाइंट पे लोड कम है, किस पे ज्यादा है, उसी हिसाब से भी वो ठीक है, मैनेज कर वेरी सकता गुड। है। और जैसे कि अमित ने बताया कि अगर कोई इंस्टेंस आपका कोई VM में प्रॉब्लम है, डाउन है, तो वो उसके बैकएंड पे रिक्वेस्ट भी भेजता है और उसको उस पे नहीं ठीक है, भेजता रिक्वेस्ट। वेरी गुड। अरविंद? हाँ, नेटवर्क लोड बैलेंसर कुछ खास तो नहीं पता, बट इतना एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये नेटवर्क इक्विपमेंट में आता है, रिलेटेड नेटवर्क ये लोड बैलेंसिंग ओवर नेटवर्क करता है, ठीक, ठीक है, ऑल द इक्विपमेंट नेटवर्क लेवल पे बैलेंस ओके। रखता है नेटवर्क। हमारे पास रोहित बचा। रोहित? रोशन, एज द नेम सजेस्ट, लोड बैलेंसर ये लोड को बैलेंस करने का काम करता है। आई थिंक जैसे मल्टीपल डाटा सेंटर्स हैं, किसकी अवेलेबिलिटी फास्ट है, तो वहां से डाटा फैच करके, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, डाटा लेटेंसी को दूर करने के लिए। ठीक है, आई वेरी मीन गुड। तो बेसिकली हम सारे कोई सही ट्रैक पर हैं, मतलब जैसा कि अवनीत और अंकुर, अमित, अली भाई, है ना, इन सब ने बताया, बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं हम लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा ढंग से बता पाऊँ। अभी हो क्या रहा है, जैसे मान लो मेरी ना एक वेबसाइट है, समझ लो मेरी एक वेबसाइट है flipkart.com। ठीक है, fp.com, ये मेरी एक वेबसाइट है ना। इस वेबसाइट ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट चल रही है ना। और बैकएंड में मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, और उस मशीन की जो कैपेसिटी है वो 2 CPU और 4 GB रैम है। ये मेरी मशीन की कैपेसिटी है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इतनी कैपेसिटी की मशीन के साथ में मैंने बोला कि मैं ना 1000 जो यूज़र है ना एक साथ में आ जाएंगे तो मैं इसका रिक्वेस्ट हैंडल कर लूँगा, है ना। इसके बाद में
क्या होगा अगर 1000 से 1 बढ़ गया, 1002 हो गए, 1010 हो गए, तो उस समय मेरी मशीन की स्थिति थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और मेरा जो वेबसाइट है रिस्पॉन्स स्लो करेगा। ठीक है, ये मुझे पता है। तो अभी पहले एक मशीन पे चला रहा था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मतलब ऐसा तो लिमिटेड नहीं है, मैंने कुछ दीपावली सेल निकाली है या फिर कुछ ऐसा दुर्गा पूजा सेल निकाला है, और उस सेल में जो मेरे एक्सपेक्टेड हैं वो 1000 से ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि मेरे पास 1 लाख यूजर्स भी आ जाएं, है ना, इन 1 सेकेंड। उस केस में अगर मैंने अपने आप को लोड बैलेंस नहीं किया, तो मेरे साथ क्या सिचुएशन होगी कि मेरी वेबसाइट मर जाएगी और मेरे सारे ट्रांजेक्शन्स फेल हो जाएंगे, है ना। और अगर मेरी वेबसाइट अगले 30 मिनट के लिए मर गई, तो मेरे जितने भी जो रजिस्टर्ड जो मेरे सब्सक्राइब्ड यूज़र हैं वो चले जाएंगे, वो किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे, क्योंकि सेल तो हर एक वेबसाइट पे होती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, एक सर्विस यूज़ की, उस सर्विस का नाम होता है लोड बैलेंसर। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है लोड बैलेंसर, है ना, दैट मीन्स ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड टू द अदर गाइज ऑल्सो। ठीक है, अब हम 5 लोग काम कर रहे हैं एक ही टीम में, है ना, तो हमारे पास एक टीम लीड होता है हमारी टीम में। ठीक है, और वो टीम लीड क्या करता है कि सबको टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसा ना हो कि अगर वो सिर्फ अविनीत काम करता रहे, अली काम करता रहे, रोशन काम नहीं कर रहा, अमित काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंकुर काम कर रहा है, फिर यहाँ पर अरविंद काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि हम जो रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, जिसकी बैंडविथ यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पर अरविंद की 100% यूज कर ली, अंकुर की 100% यूज कर ली, अवनीत की कर ली, बाकी बंदे की बैंडविथ यूज ही नहीं हुई, है ना, क्योंकि हमने टास्क तो दिया बट इसने मतलब हमने तो टास्क ही नहीं दिया, सब अपने अपने मर्जी से काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, एडब्ल्यूएस के अंदर में ये बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर आप मैनुअल लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे तो आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसमें कि आप वेटेड ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना, राउंड रॉबिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाले ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन एडब्ल्यूएस लोड बैलेंसर जो है वो सिर्फ एक ही मैकेनिज्म फॉलो करता है, उसका नाम है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब ये हुआ कि जब इसके पास flipkart.com की ये साइट की लोड बैलेंसर है ना, फ्लिपकार्ट के लिए मैंने एपी लिख दिया है, जब इस साइट के ऊपर में एक यूजर अली नाम का एक यूजर आए और उन्होंने एक शॉपिंग करी, उन्होंने वेबसाइट के ऊपर हिट किया, लॉगिन करी, अब उस वेबसाइट के साथ सेशन बना के बैठ गए। ठीक है, जो सेशन बना के बैठ गए वो, तो ये वेबसाइट के बैकएंड में जो चल रहा था वो लोड बैलेंसर चल रहा था, तो डायरेक्टली जो इंटरेक्शन कर रहे हैं अली, वो बेसिकली लोड बैलेंसर के साथ में कर रहे थे। इनका जो सेशन बना हुआ है वो लोड बैलेंसर के साथ में बना हुआ है, ना कि यहाँ से किसी मशीन के साथ बना हुआ है। इस बात को थोड़ा देखना है, क्योंकि आगे ना आपको ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। जो वेबसाइट है, वेबसाइट के साथ में किसका सेशन बना हुआ है, लोड बैलेंसर का। दैट मीन्स जो अली हैं उनका जो स्टिकी सेशन बना हुआ है वो सीधे तौर पर लोड बैलेंसर के साथ बना हुआ है ना। तो अब चूंकि लोड बैलेंसर के साथ बना हुआ है सेशन, अब लोड बैलेंसर पे अली ने बोला कि लेट्स सर्च द फ्रिज, है ना, इन्होंने फ्रिज सर्च किया, तो लोड बैलेंसर के पास ये रिक्वेस्ट आई फ्रिज। अब लोड बैलेंसर ने क्या किया कि यहाँ पर देखा पहला किस मशीन पे डालना है मुझे, सबसे पहले मैंने किस पे डाला था, इसने देखा कि नंबर 1 ये है जिसके ऊपर लोड डाल दो। फिर देखा सेकंड नंबर में, अच्छा कौन सा मशीन खाली पड़ा हुआ है, देख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट को ऑलरेडी काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, लेट्स यू नो गिव हिम अ टास्क, सिमिलरली ही इज नॉट वर्किंग सो गिव हिम अ टास्क। ऐसे करके लोड बैलेंसर सबको चेक करता है, हर एक मशीन को जिसके पास कम रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, रिसोर्सेज फ्री है जिसके, उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेता है लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली, है ना, जस्ट बिकॉज द राउंड रॉबिन मेथड। पहला थिंग। दूसरा, अभी जो मैं बोल रहा था आपको कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा थोड़ी देर में कि लोड बैलेंसर के साथ ही अली ने क्यों बनाया सेशन, मशीन के साथ में क्यों नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे 2 सेशंस बन रहे हैं। पहला सेशन जो बन रहा है वो अली का बन रहा है लोड बैलेंसर के साथ में, दूसरा सेशन जो बन रहा है वो लोड बैलेंसर का EC2 इंस्टेंस के साथ में बन रहा है। ठीक है, अब अली जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो कहाँ पर सेव हो रहा है, लोड बैलेंसर के ऊपर सेव हो रहा है। अब लोड बैलेंसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शनल से डिस्कशन कर रहा हूँ किसी EC2 के साथ में, तो मुझे इस ट्रांजेक्शनल डिस्कशन को कंप्लीट करना है, तभी मैं उस मशीन को डेड डिक्लेयर करूंगा, या फिर मैं डिक्लेयर करूंगा कि दिस मशीन इज नॉट एबल टू सर्व द नेक्स्ट कंटेंट।
है ना। अगर कोई ट्रांजेक्शनल चीज़ें हो रही हैं तो तब हम फिर वो सेशन आईडी के साथ में यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर हम सिर्फ सर्च काइंड ऑफ चीज़ अली सर्च काइंड ऑफ चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, फिर वो मशीन पर आएगा, मशीन के स्टैटिक कंटेंट को सर्व करना स्टार्ट कर देगा जैसे जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट आई थी। एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? फिर हम जाएंगे कितने तरह के लोड बैलेंसर होते हैं उस पर डिस्कस करने के लिए। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास अभी? ओके, नो। ठीक है। In AWS there is a three kind of load balancer. पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर NLB, तीसरा होता है क्लासिक लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर, है ना। हमारे पास तीन तरह के लोड बैलेंसर होते हैं AWS में। क्लासिक लोड बैलेंसर को आप अपग्रेड कर सकते हो नेटवर्क में या फिर एप्लीकेशन है। अपग्रेड मतलब माइग्रेट कर सकते हो। अगर आपने क्लासिक लोड बैलेंसर प्रोविजन किया है तो आप इस लोड बैलेंसर को माइग्रेट कर सकते हो किसी अदर लोड बैलेंसर में, NLB और एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में किस टाइप की लोड बैलेंसिंग होती है, नेटवर्क में किस तरह की लोड बैलेंसिंग होती है और क्लासिक में क्या होता है। तो सबसे पहले यूज केस देखते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का क्या यूज केस है और वो क्यों यूज करना है। उससे पहले मैं इसको जरा सा क्लियर कर लेता हूँ। यस, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो यूज होती है वो पाथ बेस्ड राउटिंग के लिए होती है। ऑलवेज रिमेंबर, पाथ बेस्ड राउटिंग। ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आएंगे और ये इनके AWS का एग्जाम का क्वेश्चन भी है। दूसरा नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर जो होता है वो पोर्ट बेस्ड राउटिंग के लिए यूज होती है। याद रखना, पहला वाला हो रहा था पाथ बेस्ड राउटिंग, ROUTING। मैं बताऊंगा कि कैसे पाथ बेस्ड होती है, कैसे पोर्ट बेस्ड होती है। नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो पोर्ट बेस्ड राउटिंग के लिए यूज होगी। और क्लासिक लोड बैलेंसर जो होगा, जैसा नाम से पता चल रहा है क्लासिक, दैट मीन्स ये बहुत पुराना लोड बैलेंसर है और सबसे पहला लोड बैलेंसर है इनका। तो ये डिफॉल्ट जो होता है, डिफॉल्ट ये पोर्ट बेस्ड ही करता है और इसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। और उसमें भी पोर्ट 80 के ऊपर ही लोड बैलेंस करेगा या फिर 80 के ऊपर करेगा। ये डिफॉल्ट है ना। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कहाँ पे यूज होता है और कैसे पाथ बेस्ड राउटिंग करता है। देखो होता क्या है, अगर आप अभी तक जो हम बात कर रहे थे थोड़ा सा, वो हम कर रहे थे लीगेसी इन्वायरमेंट की। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा उसके लिए क्या बोलते हैं आपका माइक्रो सर्विसेज की। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक वेबसाइट है ना, flipkart.com। ठीक है। अब flipkart.com में आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक कार्ट बटन होता है आपका, है ना। उसके बाद एक सर्च बटन होता है जहाँ पर कि आप अपने सारे जो शूज सर्च कर रहे हो तो शूज कर लो, कपड़े कर रहे हो कपड़े कर लो, है ना। यहाँ कैटेगरी वाइज सर्च कर दिया आपने, ये सर्च हो गया, ये कार्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर वो आप लगा लो पेमेंट। ठीक है, ये पेमेंट हो गया। अभी क्या होता है कि जब आप कार्ट पे क्लिक करते हो तो आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन होता क्या है कि कौन सी पेज खुलती है, पेज खुलती है फ्लिपकार्ट /कार्ट
है ना। देन जो भी आपका कार्ड है, अकाउंट, सेशन आईडी और ये इस तरह की पेज आपके ब्राउजर पे खुलती है। शायद आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन जब आप गौर करोगे, अब से कभी भी खोलना तो आप देखना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ खोल के दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैंने सिर्फ AWS खोलना है अगर मुझे, तो मुझे अगर मैं सिर्फ AWS पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे AWS अकाउंट दे देगा मेरा, है ना, बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ECS लिख दूंगा, मैंने यहाँ पर दे दिया ECS, तो अब इसने देखो मुझे कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, ECS के होम पेज पे, है ना। अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा S3, तो ये पूरा URL है, ये जो बेसिक बैकएंड में है, ये कंप्लीट होम एड्रेस हो गई उस वेबसाइट की। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैनुअली मैं पाथ डिफाइन कर रहा हूँ। मुझे S3 पे जाना है, मुझे ECS पे जाना है, मुझे कहाँ जाना है, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कार्ट पे हिट करते हो तो आपको कार्ट पे लेके चला जाता है। अगर आप सर्च में हिट करते हो तो आपको सर्च का पेज खुल जाता है ना। पेमेंट पे क्लिक करते हो तो पेमेंट का पेज खुल जाता है। तो इस तरह की जब आपको रिक्वेस्ट, अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आपको रिडायरेक्ट करनी हो, कि मुझे अगर कोई बंदा पेमेंट पे क्लिक करे तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, पेमेंट के लिए एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, है ना। तो कि मतलब वो पर्टिकुलरली उसको लेके और पेमेंट वाले डायरेक्टरी में चला जाए और यहाँ पर उसको जो भी चीज़ें पेमेंट करनी है या जो भी करना है वो उसको डिस्प्ले कराना स्टार्ट कर दे। तो इस तरह की राउटिंग को बोलते हैं पाथ बेस्ड राउटिंग। ठीक है। तो अगर किसी ने स्लैश पे क्लिक किया तो उसको होम स्क्रीन पे ले जाओ। ठीक है। स्लैश पे क्लिक करने का मतलब हुआ, अगर किसी ने कुछ भी टाइप नहीं किया, उसने सिर्फ लिख दिया amazon.com, तो उसको होम स्क्रीन में जो भी यूजर की डिफॉल्ट होम स्क्रीन होती है ना, अगर मैंने ये सारा कुछ हटा दिया, ये सिर्फ ऐसे क्लिक कर दिया, तो उसने क्या किया, होम में ले गया, यूजर के कंसोल होम में। ठीक है। तो इसी तरह अगर किसी ने क्लिक कर दिया कि वो स्लैश सर्च, ठीक है, तो उसको फॉरवर्ड स्लैश होम फॉरवर्ड स्लैश सर्च, यहाँ पर कोड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ले जाओ। ठीक है। तो इस तरह की जो राउटिंग होती है उसको हम बोलते हैं पाथ बेस्ड राउटिंग। इस तरह की राउटिंग की कैपेसिटी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास में है। ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इसी तरह की राउटिंग के लिए यूज होती है। कोई क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक? यस, नो? ओके। नहीं। समझ में आ गया ना हमें कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्यों यूज होती है? परफेक्ट। तो हाँ जी। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमें पता चल गया कि पाथ बेस्ड राउटिंग के लिए यूज होती है। नाउ कम टू द नेटवर्क लोड बैलेंसर, है ना। लेट मी टेक दिस। नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है, जैसा इसका नाम है, पोर्ट बेस्ड राउटिंग। पोर्ट बेस्ड राउटिंग का मतलब, इफ आई वांट टू रीडायरेक्ट traffic from some port to some port, let's say if my website is running on the port 80, है ना, बट व्हाट आई वांट इज कि कोई भी उसको ना HTTP पे नहीं खोल पाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट हो ना वो हमेशा सिक्योर पे खुले, SSL के ऊपर खुले, है ना। तो वो जब भी कोई ये लिखे, एक यूजर रोशन आया, उसने लिख दिया www.flipkart.com। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार ये ना HTTP के ऊपर ना खुले, ये हमेशा जब भी कोई रिक्वेस्ट इसके ऊपर आए 80 पोर्ट के ऊपर, तो इसको ना ये रिडायरेक्ट कर दे कहाँ, 443 के ऊपर में, है ना। जहाँ पर मेरा सिक्योर, अगर 443 पे खुलेगा तो मेरी सिक्योर साइट खुलेगी। मैं ये चाहता हूँ। तो इस तरह की राउटिंग अगर मुझे करनी है तो मैं कौन सा लोड बैलेंसर यूज करूंगा? नेटवर्क लोड बैलेंसर, जहाँ पर कि मैं पोर्ट बेस्ड राउटिंग करूंगा। ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आपके पास और भी बहुत सारे टास्क हैं जो कि आप इसके साथ कर सकते हो। कैसे? अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट को 6443 पोर्ट पर खोलना चाहते हो। ठीक है। ये तो मेरे मन में आ गया, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, आपके मन में जो भी आएगा आप वो भी नाम दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। और जब आपने 6443 पे खोलना है और आपको जो आपकी कंटेनर चल रही है या जो मशीन चल रहा है, उस मशीन के ऊपर में आपकी जो पोर्ट है वो 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना, 2000 पोर्ट पर मान लो कोई चीज़ चल रही है, है ना
So you can route the traffic from 6443 to 2000, or if you want, you can put the 2000. If it is a valid port, you can put the 2000, map the 2000 with the 2000. So what it will do is it will open your website over a particular port, है ना। ये पोर्ट बेस्ड राउटिंग होती है, इसमें कभी भी आप पाथ बेस्ड राउटिंग नहीं कर सकते हो। ये पोर्ट बेस्ड राउटिंग को ही सपोर्ट करता है कौन, नेटवर्क लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर इज जस्ट गोइंग टू सपोर्ट यू द टू काइंड्स ऑफ लोड बैलेंसिंग। द सिंपल वन, जो सबसे सिंपल वाला लोड बैलेंसिंग होता है ना, जैसे कि यहाँ पे दो लोड मशीन लगा दिए हमने, है ना। अगर कोई हिट आई abc.com के ऊपर में, मेरा यहाँ लोड बैलेंसर लगा हुआ था, तो abc.com ने लोड बैलेंसर को बोला कि ये एक हिट आई है, इसका रिक्वेस्ट सेंड कर दो, और ये पोर्ट 80 के ऊपर आई हुई है, HTTP के ऊपर। तो इसने चुपचाप से यहाँ इस मशीन पे गया, इसको रिक्वेस्ट दिया, इससे रिवर्ट लिया, आगे सबमिट कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल राउटिंग मैकेनिज्म फॉलो करता है कौन, क्लासिक लोड बैलेंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, नहीं तो फिर हम आगे जाके थोड़ा R&D करेंगे। क्लासिक क्या मतलब, लेगेसी के क्लासिक लिए आप है? कहीं भी यूज कर सकते हो, लेगेसी में यूज कर सकते हो, आप करंट में भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास उस तरह की पोर्ट वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पाथ बेस्ड राउटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यूज कर सकते हो क्लासिक लोड बैलेंसर। देखो हर चीज ना, आप जो भी कुछ, अब क्लासिक इज लाइक कुछ मतलब, भी अगर यूज करते हो तो उसकी एक यूज केस होती है ना। तो आप पहले डिसाइड करते हो कि मुझे क्या सूट कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आगे चल के आप पाथ बेस्ड करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, या आपकी जो बिल्कुल सिंपल लोड बैलेंसिंग से काम चल जाएगी, आप उसी हिसाब से कोई भी सर्विस को चूज करोगे, राइट। तो एक जल्दी से हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग का डेमो कर लेते हैं, इस बीच में आप क्वेश्चन पूछ लो। रोशन भाई, ये पोर्ट बेस्ड राउटिंग, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो, और मैं कह रहा हूँ जैसे ये हाँ पोर्ट हाँ बेस्ड जो राउटिंग है, इसके मतलब बेनिफिट, आई मीन क्लासिक और इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे 80 वाले पोर्ट, चलो इससे तो समझ में आया कि इट इज ओपन फॉर ऑल, लाइक फॉर पोर्ट 80, लेकिन जैसे HTTP 443 पे हमने किया तो इट इज सिक्योर्ड लेयर के थ्रू हमारी राउटिंग या हाँ ट्रैफिक मूव हो रहा है। सो बाकी जो हम लोग राउटिंग जैसे 6 जो आपने बताया 2000 पे राउट कर दे रहे हैं, तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है और कैसे, मतलब हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिक लोड बैलेंसर राउटिंग? वेरी गुड। गिव मी 1 सेकंड, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। हम्म, देखो मैंने बोला ना पोर्ट बेस्ड राउटिंग, ठीक है। पोर्ट बेस्ड राउटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि मतलब मेरी एप्लीकेशन जो है वो 80 या 6443 पे ही, सॉरी 443 पे ही चलेगी, ठीक है। पोर्ट बेस्ड राउटिंग अगर फीचर मुझे मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कोई सी भी एप्लीकेशन है जो किसी भी मल्टीपल पोर्ट पे चल रही है, मैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लोड बैलेंस कर सकता हूँ, अगर मुझे उसको एक्सपोज नहीं करना है। देखो होता क्या है, अगर आपके पास सिंगल सर्विस भी है, आप उसको भी लोड बैलेंसर के अंदर अटैच कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन जब आप चलाते हो, कोई सा भी एप्लीकेशन सर, ठीक है, आप हमेशा उस एप्लीकेशन को एक प्राइवेट नेटवर्क में चलाते हो, है ना। आप उस एप्लीकेशन को कभी भी पब्लिक नेटवर्क में नहीं चलाओगे, पहली चीज। अब वो एप्लीकेशन प्राइवेट नेटवर्क में चलेगी तो होगा क्या कि ये एप्लीकेशन कभी भी ब्राउज़र पे एक्सेसिबल नहीं होगी, ठीक है। आप कोई भी इसको ब्राउज़र पे एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैं ना एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ और वो एप्लीकेशन मुझे एक डैशबोर्ड दे रहा है पोर्ट 8001 के ऊपर में, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो क्लासिक लोड बैलेंसर है वो 80 और 443, बस यही दो चीज़ों के लिए है, और कुछ नहीं कर सकता है। वो सिर्फ 80 और 443 को ही सपोर्ट करता है क्लासिक लोड बैलेंसर, क्योंकि ट्रेडिशन में सिर्फ 80 और 443 हुआ करते थे, इसलिए वो उसी को सपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं पता है।
कि मुझे कैसे राउट करना है ट्रैफिक को। तब पिक्चर में आई नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर जब आया पिक्चर में तो उसने बोला कि मैं तो सारे तरह के पोर्ट्स को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं तो नेटवर्क लेयर पे काम करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके पास कोई भी पोर्ट होगा आई कैन सपोर्ट दैट पर्टिकुलर पोर्ट। ठीक है, नाउ आई वी हैव ए चैलेंज कि ये मशीन है, एक एप्लीकेशन चल रही है और ये प्राइवेट में रन हो रही है, प्राइवेट आईपी पे रन हो रही है। ठीक है, प्राइवेट आईपी पे रन होने की वजह से इसको पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं खोल सकता है। ठीक है, तो हमें हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम एक लोड बैलेंसर लॉन्च कर दें और वो लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट में लॉन्च कर दें, पब्लिक सबनेट में लॉन्च कर देंगे और उसको मैप कर देंगे किसके साथ, इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के साथ। ठीक है, और वो कम्युनिकेशन कौन से पोर्ट पे होगा, वो कम्युनिकेशन होगा 8001 के ऊपर में। हम बोलेंगे कि 8001 पे हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं पब्लिक से और तुम्हें फॉरवर्ड कर रहे हैं 8001 पे। तो कोई भी आदमी जब abc.com को हिट करेगा, abc.com को जब कोई आदमी हिट करेगा और बैकएंड में ये लोड बैलेंसर अटैच है तो वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के थ्रू इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएगा। इन केस ऑफ क्लासिक हम क्या कर सकते थे, अगर यहाँ पर 80 पोर्ट हमें अलाउ करना है, नीचे में भी हम 80 पोर्ट ही हमें चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पर 8001 पोर्ट को मैप कर दें। लेकिन अगर हम नेटवर्क लोड बैलेंसर में चाहें तो हमें यहाँ 8001 की ज़रूरत भी नहीं है, हम 80 पोर्ट को 8001 के साथ मैप कर सकते हैं। ये हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर हमें फैसिलिटी देता है। तो किसी भी तरह के नेटवर्क पोर्ट को आप मैप कर सकते हो। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट आप इस पोर्ट से ले रहे हो और रिडायरेक्शन आप किसी अदर पोर्ट पे कर रहे हो। ये काम आप कर सकते हो इन केस ऑफ नेटवर्क लोड बैलेंसर, बट इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द क्लासिक लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर इज जस्ट सपोर्टिंग द इट व्हाट इट इज़ डूइंग इज, मतलब रिडायरेक्शन नहीं हो रही है, यहाँ से बस रिक्वेस्ट ले रहे हैं और रिक्वेस्ट को यहाँ डाल दे रहे हैं क्लासिक में। लेकिन इसमें किसी भी नेटवर्क लोड बैलेंसर या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में रिडायरेक्शन कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है। समझ गए या फिर उसको और किसी और तरीके से समझाऊं? कोई कंफ्यूजन है हमारे पास अभी? अली, अवनीत, हेलो, आई थिंक ठीक है, ओके। आप आगे बढ़ो। अली भाई बताओ। हाँ जी सर। सही है या फिर हम किसी और तरीके से इस पे बात करें? नहीं, ठीक है, मतलब अभी तो क्लियर है, बट ये कि कुछ इसमें करके हाँ देखेंगे बिल्कुल, तो और अब भी मैं क्लियर ये हो चाहूँगा जाएगा। कि आप ना यहाँ पे जाओगे आप लोग EC2 के अंदर में, यहाँ पे ना हम्म, EC2 डैशबोर्ड में क्लिक करना। जब EC2 में आप खोलते हो तो आपको ये दिखता होगा, है ना, कितने मशीन चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं। ठीक है, जब आप ये खोलोगे ना तो यहाँ पे लोड बैलेंसर है और टारगेट ग्रुप्स है। तो पहले आप लोड बैलेंसर में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं लोड बैलेंसर के। क्रिएट लोड बैलेंसर, यहाँ पे आपको दिखेगा 3 तरह के लोड बैलेंसर के ऑप्शंस हैं, है ना। 1 2 3। ठीक है, अब राइट। यहाँ पे देखो, अब TCP TLS UDP ये 3 अलग अलग मेथड को सपोर्ट कर रहा है, ये सिर्फ HTTP और TCP को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी मैं तो फिलहाल क्लासिक लोड बैलेंसर लॉन्च कर दूंगा आप, है ना, लेकिन आप जब R&D करने बैठो आप लोग सारे कोई, तो प्लीज़ एक एक करके ना सबको यूज़ करना और डिलीट करना। कभी ये मत सोचना कि कितने पैसे कट जाएंगे, ये होगा वो मत सोचना, क्योंकि आपको सीखना है तो आपको हर एक को एक एक बार यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक एक बार लॉन्च करना और लॉन्च करके एक ही मशीन के लिए देखना आप कि बेसिकली क्या डिफरेंस आ रहा है। तब आपको ना ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि अच्छा अच्छा ये मैं इसमें कर सकता हूँ, ये इसमें नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि यार एट द एंड इंटरव्यू में आपको बैठना है ना, जब आपको बैठना है तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डेमो ELB, अब मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया वो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लिया। अब ये पूछेगा इंटरनल चाहिए या एक्सटर्नल चाहिए। इंटरनल लोड बैलेंसर और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्या होती है? इंटरनल लोड बैलेंसर वो होगा जो कि एक बाहर से हिट आई
abc.com के ऊपर में, है ना, यहाँ पर किसी लोड बैलेंसर या किसी सर्विस के ऊपर हिट आई। अब उस सर्विस ने किसी नीचे में एक सर्विस और लगी हुई थी, दो EC2 इंस्टेंस, लेट्स से दो EC2 इंस्टेंस लगे हुए थे। अब इन दोनों EC2 इंस्टेंस के अंदर में दो डॉकर कंटेनर्स चल रहे हैं, मान लो, है ना, दो डॉकर कंटेनर्स चल रहे हैं। अब यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रही है इन दोनों डॉकर कंटेनर के ऊपर में, यहाँ पर भी कोई लोड बैलेंसर लगा हुआ है जो कि इनको मैनेज कर रहा है। तो इस तरह का अगर आपके पास सिचुएशन है, देन यू कैन लॉन्च अ इंटरनल लोड बैलेंसर। ठीक है, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर कौन सा होगा? जो कि पब्लिक फेस होगा। ये लोड बैलेंसर पब्लिक फेस है, इसलिए इसको एक्सटर्नल लोड बैलेंसर बोलते हैं। इसलिए हम यहाँ पर इंटरनल चूज नहीं करेंगे, है ना। हमने देखा 80 पोर्ट यहाँ पर मिला हमें, हम 80 पोर्ट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे 80 के साथ में। ऐड कर दो अगर आपको नया पोर्ट कुछ चलाना है, लेकिन इसको मूव कर दो अगर आपको नहीं चलाना है। इसने बोला सिक्योरिटी ग्रुप सेटिंग, अगर है आपके पास कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी ग्रुप आप लगाना चाहते हो, यू कैन यूज, अदरवाइज इट इज गोइंग टू यूज द डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप विच इज अवेलेबल इन एवरी VPC। अब यहाँ पर ये एक सेक्शन होता है हेल्थ चेक। हेल्थ चेक में क्या करता है? लोड बैलेंसर सामने वाली EC2 मशीन का हेल्थ को चेक करता है बाय पिंग प्रोटोकॉल, है ना। ये पिंग करता है इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, 80 पोर्ट पे जाएगा और इस पर्टिकुलर सर्वर को, जो भी सर्वर सामने अटैच होगी उसको पिंग करेगा, है ना, एवरी टाइम 80 पोर्ट पे जाके पिंग करेगा। तो किस टाइम पे पिंग करेगा, कितना इंटरवल होना चाहिए? तो इट विल वेट फॉर 5 सेकेंड, है ना। 5 सेकंड पिंग करने के बाद 5 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम ये बोलेगा कि मुझे इतने में मिल जाना चाहिए रिस्पॉन्स। अगर नहीं मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि थ्रेशोल्ड मतलब मशीन हेल्दी नहीं है। इंटरवल एवरी 30 सेकेंड्स में जा जाके ये पिंग करेगा। लोड बैलेंसर किसको पिंग करेगा? EC2 इंस्टेंस को। देन अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, मतलब 2 बार अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, पाँच 5 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, देन इट इज मेक दैट पर्टिकुलर मशीन एज अ अनहेल्दी मशीन। हेल्दी थ्रेशोल्ड्स का मतलब हुआ कि अगर आपको इसको 10 टाइम्स कंटिन्यू मिलता रहा, कंजिक्यूटिव, देखो नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव हेल्थ चेक सक्सेस, 10 टाइम्स कंजिक्यूटिव हेल्थ चेक सक्सेस रहा, देन इट इज शोइंग इट दैट पर्टिकुलर मशीन एज अ हेल्दी थ्रेशोल्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ ऐड EC2 इंस्टेंस। अब हमने लोड बैलेंसर तो बना दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, लोड बैलेंसर तो हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे में मशीन को ऐड करना है यहाँ और यहाँ। So you can see how you can add the machines into the load balancer। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, दोनों मशीन को चूज करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले हमने जो मशीन बनाया है उस मशीन के अंदर में मैं एक छोटा सा पेज डालना चाहता हूँ अपाची का, ताकि हम उसमें देख पाएँ कि कौन सी मशीन से रिस्पॉन्स आ रही है। हाँ, हम ओके है ना अभी तक? यहाँ पे कोई मतलब वैसा तो है नहीं, मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो कि हम समझ नहीं पा रहे हो। यम अपडेट, यम इंस्टॉल -y httpd, ये तो आप सबने किया ही होगा कल, yum install httpd। देन गो टू var www.html, ये इसका होम डायरेक्टरी है अपाची का, var www.html, var www.html, ठीक है। यहाँ गए, एक पेज हमने बनाया index.html। अब इस पेज के अंदर में हमने एक कंटेंट डालना है, कंटेंट,
server 1. Okay, this is server 1. Copy and paste. ठीक है, अभी इसको सेव कर दिया और अपाची को कर दिया हमने रीस्टार्ट। क्या हो गया अपाची स्टार्ट? सिस्टम ctl रीस्टार्ट httpd। अब इसका स्टेटस चेक कर लो, https स्टेटस, सॉरी। ठीक है, अपाची चल रही है। हाँ, इस मशीन के ऊपर अपाची चल रही है। नाउ लॉग इन टू द अदर मशीन। दूसरा मशीन क्या था हमारा? मशीन 2। ये हमारा मशीन 2। चलो से var ww html। ओके, यहाँ अपाची है। yum install httpd। yes, हाँ, ww html। vi index.html। सॉरी, इसमें हमने बोला सर्वर 2 है। ठीक है, सिस्टम ctl status httpd। ये बंद पड़ा हुआ है। लेट मी स्टार्ट इट। स्टार्ट स्टेटस परफेक्ट। नाउ हमने 2 मशीन बनाई, दोनों मशीन में हमने अपाची डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको जरा देखते हैं जो हमने अपाची डाला है वो खुल भी रहा है या नहीं खुल रहा। हमारा दूसरा मशीन भी है, कहाँ गया? यहाँ दूसरा मशीन का आईपी है 241। ठीक है, पहले मशीन की आईपी थी 43, है ना। दूसरे मशीन की आईपी हो गई 241। ठीक है, ये दूसरा मशीन पहला है एक्चुअली सर्वर 1, इसलिए इसमें जो कंटेंट आ रहा है वो आ रहा है दिस इज सर्वर 1। ठीक है, जब हम इस सर्वर को हिट मार रहे हैं तो हमें ये कंटेंट आ रहा है, राइट। जब हम दूसरे सर्वर को हिट मार रहे हैं तो हमें कंटेंट जो आ रहा है सर्वर 2 आ रहा है। ठीक है, अब लोड बैलेंसर क्या करना चाहिए, एक एक बार दोनों सर्वर के ऊपर उसको रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, है ना। तो चलो फिर हम अपने लोड बैलेंसर को चेक करते हैं। रिव्यू एंड check the review security group VPC EC2 cross zone enabled created। डेमो ELB हो गया। इंस्टेंस कौन कौन से एडेड हैं, तो ये दोनों इंस्टेंस ऐड जो हमने किए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, इसमें आपको पहले एक डीएनएस मिल जाएगा लोड बैलेंसर का। ठीक है, इसी डीएनएस को आपको यूज करना है एक्सेस करने के लिए। जैसे flipkart.com abc.com हुआ, उसके अपोजिट में आपको ये डीएनएस एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो तो। हम जब राउट 53 देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम वहाँ पर राउट 53 में
इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर को किसी डीएनएस के अगेंस्ट में रजिस्टर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ आती है। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये डीएनएस हमें किस किस तरह से काम देगा। यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें वहाँ पे लगाई थी, है ना, सिक्योरिटी, पोर्ट, एवरीथिंग वी कैन सी हियर कि 80 पे रिक्वेस्ट लिया और 80 पे ही फॉरवर्ड कर दिया इस रिक्वेस्ट को। देन सेकंड बॉक्स इंस्टेंस, ये बॉक्स आपको बताता है कि कौन कौन सी मशीन आपके इस लोड बैलेंसर में लगे हुए हैं और उसका स्टेटस क्या है। एज ऑफ नाउ द इंस्टेंस इज इन स्टिल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब लोड बैलेंसर ना अभी तक इस मशीन को रजिस्टर कर रहा है। रजिस्टर कैसे करता है, वो इंटरनली उस नेटवर्क को पिंग करता है और इस मशीन को अटैच करने से पहले उसकी हेल्थ को चेक करता है। ठीक है, सो इट विल टेक स्मॉल सम सेकेंड्स बेसिकली टू गेट इट रजिस्टर। जब ये रजिस्टर हो जाएगा फिर हम देखेंगे कि ये आउट ऑफ सर्विस से इन सर्विस हो जाएगी ये पर्टिकुलर मशीन लोड बैलेंसर में, तब हम लोड बैलेंसर के थ्रू इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। हेल्थ चेक जो हमने डिस्कस किया था अभी कि हेल्थ कैसे चेक करेगा, तो ये जाके पिंग करेगा एवरी सम सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स इंटरवल, हर एक 30 सेकेंड्स में जा जाके ये पिंग करेगा और फिर रिपोर्ट करेगा कि मशीन हेल्दी है या नहीं है। लिसनर में आप जो भी पोर्ट आपने वहाँ पर इनेबल किया था वो पोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा लिसनर्स में। मॉनिटरिंग, इट विल डू अ बेसिक मॉनिटरिंग, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखना। बेसिक मॉनिटरिंग और पेड मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या होता है क्लाउड वॉच में। क्लाउड वॉच बाय डिफॉल्ट जब आप अपने अकाउंट में यूज करते हो, कोई भी पेड चीजें नहीं लेते हो, तो वो 5 मिनट के इंटरवल का मॉनिटरिंग आपको देता है। ठीक है, पेड मॉनिटरिंग हमेशा 1-1 मिनट का इंटरवल का स्टेटस आपको देगा। ठीक है, पेड मॉनिटरिंग 1 मिनट का स्टेटस देगा किसी भी EC2 इंस्टेंस की, और जो फ्री वाली मॉनिटरिंग होगी क्लाउड वॉच की, वो 5 मिनट का इंटरवल देगा आपको। ठीक है, देन टैग, ये तो अपनी सबको पता है। माइग्रेशन, वी कैन माइग्रेट आवर लोड बैलेंसर, द क्लासिक लोड बैलेंसर टू द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एनी टाइम। ठीक है, हम इसको माइग्रेट भी कर सकते हैं फ्रॉम क्लासिक टू एप्लीकेशन, है ना। तो देखते हैं कि हमारा हेल्थ चेक पास हुआ है या नहीं हुआ अभी तक। ओके, नाउ आर ऑल इंस्टेंसेस आर इन सर्विस, है ना, अंडर लोड बैलेंसर दे आर वर्किंग प्रॉपरली। सो लेट्स एक्सेस द इंस्टेंस यूजिंग लोड बैलेंसर। अभी तक आप यहाँ देख रहे थे जब हम एक सर्वर पे हिट मार रहे थे, जो हमने उसमें कंटेंट डाला था वो सर्वर 2 आ रहा था। दूसरे पे जब इंडिविजुअल हिट मार रहे थे तो वो 1 दे रहा था। नाउ लेट्स ट्राई विद द लोड बैलेंसर, है ना। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, अलाउ है। लेट्स चेक द सिक्योरिटी ग्रुप। ये भी अटैच करता हूँ। माइट बी 80 पोर्ट इज नॉट इनेबल्ड, यस, इसमें 80 पोर्ट इनेबल्ड नहीं था इसलिए खोल नहीं पा रहा था ये। हाँ, अभी इसने पहले बार में किस पे भेजा, सर्वर 1 पे भेजा रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी भी सर्वर 1 पे भेजा, अब सर्वर 2 पे भेजा रिक्वेस्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट खुद से ही भेज रहा है, एक बार सर्वर 1 पे भेज रहा है, एक बार 2 पे भेज रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन कैन बी लोड बैलेंस्ड, है ना। आप अपने मशीन, अपने अकाउंट में भी सारे लोड बैलेंसर को एक एक करके इस तरह से टेस्ट कर सकते हो। इंस्टेंस अंदर में डाल दो, एक छोटा सा पेज बना दो। ये पेज का कंटेंट मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, एंड यू कैन टेस्ट इट। चलो मैं इसको ना सेव करके फिर भेज दूंगा, इसको सेव कर देते हैं।
HPC index dot HTML। हाँ, अभी तक कोई क्वेश्चन यहाँ पे जो हमें समझ में नहीं आया हो, कुछ ऐसा? रोशन क्वेश्चन तो है बट वो लैंप से रिलेटेड है जो कल ठीक है, हमने किया कोई है। नहीं, पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लैंप में हम एक अपाचे इंस्टॉल किया और क्रिएट कर दी, हम्म, तो उसमें उसने माई सिक्वल भी किया था कॉन्फ़िगर हम्म, और पीएचपी भी किया था, बट हम्म, उसका यूज कहाँ हुआ मुझे तो ये समझ नहीं आया पूरी तरह से। कि माई सिक्वल का तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि डीबी कहाँ हुआ पूरे उसमें, अच्छा, जो इस डीबी तो कहीं कनेक्ट किया नहीं। और पीएचपी में बस एक कोड ही डाला था, वो पीएचपी को एक्स्ट्रा कुछ यूज तो नहीं, जैसे अभी आपने पीएचपी और माई सिक्वल के भी वेबसाइट क्रिएट कर दी, रन कर दी, बेसिकली, आउटकम। हाँ हाँ, बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक लैंप इन्वायरमेंट सेट किया। ठीक है, लैंप इन्वायरमेंट सेट किया, ना कि उसके ऊपर आपने कोई एप्लीकेशन सेटअप किया। ठीक है, जब आप लैंप इन्वायरमेंट सेट करते हो, इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि आप ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन था वो क्या था, लैम्प था, मतलब पीएचपी बेस्ड एप्लीकेशन। कोई भी अगर आदमी अपना पीएचपी बेस्ड एप्लीकेशन लेके आएगा तो वो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर में चला सकता है। if someone comes with some MySQL DB and some dump of MySQL and some PHP code, right? That guy can use your infrastructure to run the application। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लैम्प इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़े, है ना, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्टेप्स एज अ रेफरेंस। ये आप इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हो, यहाँ कोई आप एप्लीकेशन सेटअप नहीं कर रहे हो। एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट हम तब करेंगे जब हम AWS की चीज़ें फिनिश करके जब हम जाएंगे वहाँ पे डेवऑप्स टूल्स सीखने के लिए, फिर हम वहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स और बिल्डिंग की चीज़ें बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, हम बैकग्राउंड की चीज़ों की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना सीख रहे हैं। जैसे कि हाँ वही, आज जो बस हमने वही कंफ्यूजन थी कि बस कॉन्फ़िगर तो कर इंस्टॉल तो कर लिया, बस बट उसका ठीक है, यूज कहीं नहीं उसमें हाँ शो किया अभी, कि कहाँ यूज करना। हाँ अभी बेसिकली वो बोलना चाह रहा है आपसे कि हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर। बेसिकली वो टास्क किसके अंडर है, ये टास्क है EC2 के अंदर, है ना। तो EC2 में आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो चीज़ों को, वो आपको ये इसलिए वो ट्यूटोरियल और जो टास्क है वो ये बताना चाह रहा है कि हाउ यू कैन इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन ऑन द सर्वर। Okay, so you can, since you are able to install the LAMP environment, you can install any of the environment on that EC2 server। ओके। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जावा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो या फिर नोड जेएस इंस्टॉल कर दो, सो यू कैन डू इट। वाई? बिकॉज यू नो हाउ टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, है ना। आपने यम कमांड चलाई होगी तो आपको पता चल गया कि यम हाँ कमांड के थ्रू हम इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। हाँ। तो बस यही उसका जो मेन मोटो था वो यही था कि आपको वो बताए कि वो आप कैसे कर सकते हो, दैट्स इट। वो आपको ये नहीं चाह रहा था कि आप इसमें कोई इंस्टेंस चलाओ और उसके बाद उसको ब्राउज़र पे एक्सेस करो। ठीक है, ओके। लेट मी clean my resources. If you guys have any question you can ask recording. Let me start recording. Okay, ओके। so the question was from Abneet is, what is the use case of path based and port based routing, है ना। हाँ। ठीक है, आप जैस नाउ यू कैन कंटिन्यू। जैसे पहले फ्लिपकार्ट जब नई नई आई थी इंडिया में, तो इन्होंने कुछ बिग बिलियन सेल निकाली थी। हम्म, उस टाइम इनका इंफ्रा इतना बड़ा नहीं था, और हम्म, इनकी इनिशियली काफी क्रैश हो गई थी वेबसाइट्स। हम्म, तो शायद इन्होंने बाद में फिर अपने उसको अपग्रेड किया इंफ्रा को, और इन्होंने अपनी वेबसाइट को डिजाइन करके इन्होंने मतलब स्केल अप ना करके स्केल आउट किया था चीजों को, हम्म, जिसमें इन्होंने शायद ये एप्लीकेशन राउट लोड बैलेंसर यूज किए हैं। मतलब आपकी जब वेबसाइट हैवी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, तो आपको फिर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी चीजें। हाँ तो पहले तो आप बेसिकली, इनिशियली क्लासिक लोड बैलेंसर भी यूज कर सकते हो, छोटे एनवायरनमेंट में क्लासिक लोड बैलेंसर भी यूज कर सकते हो। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी तो आपको उस सेम वेबसाइट को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और शायद उसमें फिर आपको एप्लीकेशन बेस्ड लोड बैलेंसिंग यूज करनी पड़ेगी। हाँ ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, एंड वेरी सिंपल इज कि मैं पाथ बेस्ड की बात कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ना एक एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन है जावा बेस्ड। ठीक है, और मेरी ये जो जावा बेस्ड है, ये एप्लीकेशन एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर में कोई आदमी आके लॉगिन करे, है ना, जैसे ही वो लॉगिन करे तो उसको होम स्क्रीन, दैट मीन्स कि स्लैश फोल्डर पे वो आ रहा है ना। हमेशा होम कहाँ होता है? स्लैश के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर वो स्लैश के पास आता है लॉगिन करने के बाद, तो मैं उसको मूव कर दूं कहाँ पर? ऑटोमेटिकली होम में। मतलब अगर कोई आदमी लॉगिन करता है flipkart.com के ऊपर में, तो उसका जो यूआरएल होगा ब्राउज़र के ऊपर flipkart.com/home, और उसकी आईडी, सेशन आईडी रोशन कुमार आर के सिंह ABCD जो भी है। ठीक है, सिमिलरली जब भी कोई बंदा आके सर्च बार को क्लिक करेगा, अवनीत जरा ध्यान से सुनना आप, जब भी कोई बंदा आके सर्च बार को क्लिक करेगा, दैट मीन्स कि व्हाट ही इज लुकिंग फॉर सर्च, है ना, बटन। तो उसने क्या किया? /सर्च के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको कहाँ मूव कर देगा? जो एक पर्टिकुलर यूआरएल होगा सर्च के लिए, क्योंकि ये सारी जब माइक्रो सर्विसेज में काम कर रही है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एपीआईज हैं बेसिकली बैकग्राउंड में। अगर आप कोई बटन क्लिक कर रहे हो यहाँ पर, तो वो एक आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जा रहा है ना, उसके पीछे कोड लिखा हुआ है और वो आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जा रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक लोकेशन होगा इस सर्च बार का, वो कहीं पर होगा होम /सर्च। ठीक है, अब अगर किसी ने पेमेंट पे क्लिक किया तो उसको इसी तरह से पेमेंट के ऊपर लेके चला जाएगा मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके लिए हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि आप एप्लीकेशन को पाथ बेस्ड राउटिंग दे सकते हो, कि अगर कोई बंदा अपने ब्राउज़र के ऊपर में /सर्च क्लिक करता है, तो दैट लेट्स गो हियर, इफ समवन इज क्लिकिंग समथिंग हियर, लेट्स गो टू हियर, दिस इज कॉल्ड द रीडायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, अब बात करते हैं पोर्ट बेस्ड राउटिंग की। अवनीत समझ में आ गया ना आपको? ये नहीं आया है? हाँ हाँ, ये क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। रोशन, इसमें ये भी हो सकता है ना, जैसे हम्म रोशन, हम्म 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 इसमें ये भी हो सकता है ना, जैसे किसी ने सर्च के लिए किया हो हम्म, हम्म, और पाथ बेस ने उसको राउट कर दिया हो सर्च पे, बट हो सकता है वो सर्च जो माइक्रो सर्विस चल रही हो किसी दूसरे ही सर्वर पे चल रही हो, हाँ, सेपरेट ही सर्वर पे चल रही हो सर्च, तो वो फॉरवर्ड स्लैश वरना उसके आपका उसके सर्च पीछे अलग में सर्वर पे चल रहा, बेसिकली, कार्ट, यस। हाँ कार्ट अलग सर्वर पे चल रही होगी, सर्च अलग पे चल रही होगी। हाँ, मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं बेसिकली बैकग्राउंड में, तो उसके ऊपर वो राउट कर रहा है अलग अलग कंटेनर्स के ऊपर में। ठीक है, और वो जो भी कंटेनर अपने साथ हाँ चल रहा है ना, वो एक एपीआई लेके चल रहा है। एपीआई अगर मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि एक लिंक, अगर मैं आपको ये एक दे दूं लिंक, है ना, ग्रुप आईडी सेशन आईडी के साथ में, तो ये एक एपीआई कहलाएगा। ये इतना बड़ा यूआरएल इज कॉल्ड द एपीआई। ठीक है, सिमिलरली एक एपीआई जो होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर सर्विस की आइडेंटिटी होती है डायरेक्ट, उस सर्विस को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो उस पर्टिकुलर एपीआई के थ्रू। किसी भी सर्विस को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उस एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइक्रो सर्विसेज की, और हम बात कर रहे हैं कि वो जो पाथ बेस्ड राउटिंग हो रहा है वो एक एक पर्टिकुलर सर्विस की राउटिंग की बात कर रहे हैं, है ना। अब पोर्ट बेस्ड राउटिंग की बात करते हैं। पोर्ट बेस्ड राउटिंग क्या होता है कि मान लो आपके पास दो अलग अलग कंटेनर चल रहे हैं। ठीक है, या दो अलग अलग सर्वर ही पकड़ लो आप। ये दोनों सर्वर पे आपने क्या किया है कि इस सर्वर के ऊपर में दो अलग अलग एप्लीकेशन चला रहे हो आप। एक आप चला रहे हो मॉनिटरिंग एप्लीकेशन प्रोमीथियस। ठीक है, एक आप चला रहे हो कोई भी एक एप्लीकेशन का नाम बता दो, चलो मैं बोल देता हूँ फ्लिपकार्ट। ठीक है, आपकी दो अलग अलग एप्लीकेशन चल रही है, फ्लिपकार्ट और प्रोमीथियस। जो प्रोमीथियस एप्लीकेशन है वो 999 पोर्ट पे चलती है। जस्ट एग्जांपल, पता मुझे नहीं पता कौन से पोर्ट पे चलती है,
मैं बस ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 9990 पोर्ट पे। फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट है वो चलती है 9090 पे, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन से पे चलती है, बस मैंने यहाँ पर एज एग्जांपल बोल दिया कि ये इस पे चलती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए मुझे 9090 के लिए, है ना, तो वो कहाँ चला जाए, फ्लिपकार्ट के ऊपर चला जाए। अब ये रिक्वेस्ट कैसे आएगी? अब ये रिक्वेस्ट आएगी ऐसे कि जो आपकी एप्लीकेशन है, जिसको भी आपने जहाँ भी लोड बैलेंसर और डीएनएस की एंट्री कर रखी है, आपने उसमें लिख रखा है ABC/फ्लिपकार्ट, सॉरी फ्लिपकार्ट : 90, ठीक है। जब भी कोई यूजर इस पर्टिकुलर यूआरएल को हिट करता है तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाए, 9090 को होता हुआ फ्लिपकार्ट सर्विस का जो कंटेनर है उसको हिट कर दे और उसको डिस्प्ले करा दे वो पेज, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई लिखता है बंदा abc.com/prometheus 99990, ठीक है, तो वो सीधा सीधा कहाँ मैप कर दे, प्रोमीथियस के होम स्क्रीन पर मैप कर दे आपकी एप्लीकेशन को। इसको बोलते हैं पोर्ट बेस्ड राउटिंग। आपने जो रिक्वेस्ट मारी वो डायरेक्ट पोर्ट आपको राउट कर दिया उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पोर्ट के ऊपर में। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन यहाँ पर? तो इन केस अगर मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट आ गई किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, तो वो 9990, तो फिर हाँ तो उसने वो सब कुछ एक ही नहीं इंस्टेंस को नहीं भेज दिया, राइट? नहीं नहीं, देखो अगर आप मल्टीपल कर लो, आप 1000 कर लो या 1 लाख कर लो यूजर्स पर सेकेंड, ठीक है, बेसिकली ये मैनुअली कुछ भी नहीं हो रहा ना, ये तो लोड बैलेंसर कर रहा है ना। अब लोड बैलेंसर का काम है कि ये 9090 पे भेजे अगर फ्लिपकार्ट के लिए रिक्वेस्ट आए या प्रोमीथियस के लिए रिक्वेस्ट आए। अब ये पर सेकंड आ सकता है, पर मिली सेकंड आ सकता है ना। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट तो कभी भी आ सकता है ना। मान लो कि अब आपने एक शॉपिंग करा, सब बंदे जूते ही खरीदने लग गए फ्लिपकार्ट पे जाके, ठीक है, तो ये तो शूज वाली रिक्वेस्ट तो आएगी ना शूज के लिए, तो ये शूज वाले सेक्शन में चले जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये शूज वाला जो कंटेनर चल रहा होगा जो कि शूज डिस्प्ले करा रहा होगा और शूज के बारे में सारी चीजें डिस्प्ले करा रहा होगा, वो किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे ही चल रहा होगा ना, है ना, तो वो उसी के ऊपर भेज देगा। दिस इज जस्ट एग्जांपल, इसको आप रियल टाइम में मत लेना, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आएगी किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो वो 1 हो या 1000 हो, वो जाएगी तो इसी पोर्ट के ऊपर में। और दोनों पोर्ट तो अलग अलग है ना, तो मशीन को उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, मशीन को कंटेंट सर्व करने में मशीन को क्या प्रॉब्लम होगी। एक ही पोर्ट पे 2 रिक्वेस्ट आ रही है तो ठीक है, लेकिन 2 अलग अलग एप्लीकेशन एक पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। 9090 पोर्ट पे आप सिर्फ फ्लिपकार्ट ही चला सकते हो, आप उस पर प्रोमीथियस नहीं चला सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रोमीथियस भी चलाना है तो आपको 9091 ऐसा करना पड़ेगा, 9091 ये करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोमीथियस और फ्लिपकार्ट सबको एक ही पोर्ट पे चला दिया, ऐसा नहीं होता है। फिर आपको वो चलेगा ही नहीं और वो पोर्ट का एरर देगा कि पोर्ट ऑलरेडी इन यूज। ओके रोशन भाई, एक क्वेश्चन था मेरा कि लाइक विच लोड बैलेंसर इज एफिशिएंट। सपोज कोई एप्लीकेशन है जिसमें कि माइक्रो सर्विस बेस्ड है, तो उसमें क्या पाथ बेस्ड लोड बैलेंसर विल एफिशिएंट, और कौन सा वाला मतलब प्रेफर करेंगे इस तरह से, या पोर्ट बेस्ड? ये ये यार बेसिकली ना कम्प्लीटली यूज केस पर है, ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या सॉरी या फिर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कैन चूज एनी ऑफ द। या बेसिकली ये ना कम्प्लीटली यूज केस पर है कि आप कौन सा लोड बैलेंसर यहाँ पे लगा रहे हो। जैसे देखो, अगर मुझे अभी लोड बैलेंसर यूज करना होता है ना, मेरा यूज केस बिल्कुल सिंपल है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने प्रोजेक्ट में अगर मैं लोड बैलेंसर यूज कर रहा हूँ तो मैं एनएलबी पे जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। क्यों एनएलबी पे जाता हूँ? क्योंकि ये पोर्ट बेस्ड राउटिंग करती है, मुझे पाथ बेस्ड की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई कस्टम पाथ बेस्ड राउटिंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे जाऊंगा। कब पड़ेगी मुझे जरूरत? अगर मेरे पास 2 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं,
है ना, मान लो सॉरी एक एप्लीकेशन है और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मुझे एक इंटरनल लोड बैलेंसर लगाना है ना, एक इंटरनल लोड बैलेंसर लगाना है और ये लोड बैलेंसर कॉल करेगा किसी और ये सॉरी ये लोड बैलेंसर बैकएंड है किसी और फ्रंट एंड लोड बैलेंसर के लिए, ठीक है, जहाँ पर कि अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी स्लैश होम के लिए, ठीक है, तो वो उसके ऊपर चला जाए। तो उस सिनेरियोज में मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज़ करूँगा, जबकि मुझे पाथ बेस्ड राउटिंग करनी होगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे कोई लोड बैलेंसर यूज़ करना पड़े तो मैं हमेशा नेटवर्क लोड बैलेंसर के पास जाऊँगा, और क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं पोर्ट के साथ में मैप कर सकता हूँ, तो मैं सबसे पहला प्रेफरेंस मेरा नेटवर्क लोड बैलेंसर होगा। ठीक है, मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तभी यूज़ करूँगा जब मुझे कोई पाथ बेस्ड राउटिंग करनी होगी, ऐसे मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को यूज़ नहीं करूँगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके। हम्म। एक और नेटवर्क लोड बैलेंसर की एक मेरिट एक और है, नेटवर्क लोड बैलेंसर को आप यूज़ कर सकते हो सर्विस के एंड पॉइंट्स बनाने में, ठीक है। ये अभी तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, अभी मैं क्रिएट नहीं करूंगा, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। बेसिकली जब आप ये दो अ, ये AWS है, ठीक है, और ये आपका ऑन परमिस ऑन पम सर्वर है, ऑन परमिस से बोलते हैं ना उसको, या फिर मैं बोल देता हूँ कि आपके ऑन इन हाउस डाटा सेंटर है, ठीक है। आपका कुछ एप्लीकेशन यहाँ चल रहा है, कुछ एप्लीकेशन यहाँ चल रहा है। अब ऑन फर्म में क्या क्या एप्लीकेशन चल रहे हैं, मान लो आपने बिट बकेट यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, ये कोड को होस्ट करने के लिए एप्लीकेशन होती है, आपने इसको अपने यहाँ रखा हुआ है। मैनेजमेंट टूल्स आपने लोकल में चला रखे हैं, अपने जेनकिंस जो कि आपका लोकल मैनेजमेंट टूल है, तो इसको भी आपने यहाँ पे चला रखा है, ठीक है। आप इस तरह की एप्लीकेशंस को यहाँ चला रखे हो। अब आप चाहते हो कि गिट जो है वो यहाँ पर भी यूज़ हो, और जेनकिंस जो है वो यहाँ पर अपना कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर पाए, किसी मशीन के ऊपर में अपना कोई चीज़ को कॉपी कर पाए, एसटीपी कर पाए, है ना, ऐसा आप चाहते हो। यहाँ से यहाँ की कम्युनिकेशन चाहते हो, ठीक है, ऑन प्रम से AWS के बीच में। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को बनाने के लिए भी आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क लोड बैलेंसर आपका ये मदद भी कर सकता है, आपके ट्रैफिक को राउट कर सकता है, सॉरी कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकता है यूजिंग द एंड पॉइंट। हम ये देखेंगे कि ये कैसे होता है ना। अभी तो फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जो कि हम आगे चल के करने वाले हैं। यस, यहाँ आप देख लो लेफ्ट साइड में ऑन पम इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। ऑन पम इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया, मैं ग्लोबल लॉजिक में काम करता हूँ, मैं ग्लोबल लॉजिक में गया और वहाँ जाके मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, ठीक है। अब मैं बड़ा ही सिक्योर नेटवर्क में बैठा हूँ, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, है ना, मैं अपने सिक्योर नेटवर्क में बैठा हूँ। उस सिक्योर नेटवर्क में बैठ के मैं चाहता हूँ कि AWS का जो मेरा अकाउंट है, वहाँ पे जो सर्विसेज हैं, वहाँ पे जो नेटवर्क है बेसिकली AWS का, उसको मैं एक्सेस करूँ। प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नहीं, प्राइवेट नेटवर्क को मैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप से एक्सेस करूँ, ठीक है। तो उस सिनेरियोज में मुझे सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी VPC एंड पॉइंट, है ना, और वो सर्विस को बनाने के लिए मैं नेटवर्क लोड बैलेंसर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क लोड बैलेंसर में वो कैपेबिलिटी है कि वो एक सर्विस एंड पॉइंट आपके लिए क्रिएट कर सकता है। VPC एंड पॉइंट सर्विस आप यूज़ कर सकते हो यूजिंग द नेटवर्क लोड बैलेंसर। हम वो देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास कोई ऑन प्रेम सर्वर नहीं है, बट वी कैन डू communication within the two accounts when we will finish this, the AWS thing, and we are going to start working on the project, then we will work on this particular architecture, ठीक है, जहाँ पर कि हम एक अकाउंट में बैठ के दूसरे अकाउंट में डिप्लॉयमेंट्स करेंगे और वहाँ देखेंगे कि ऐसा आखिर होता कैसे और हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बस आप लोगों को हेड्स अप देने के लिए मैंने ये दिखाया है कि एक बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा था और कैसे आप उसको इमेजिन कर पाओ।